अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 100 इयर्स ओल्ड कचौड़ी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है 100 इयर्स ओल्ड कचौड़ी, लेजेंड ऑफ चाची की दुकान एट BHU+14 एंड गंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कचौड़ी जलेबी के नाश्ते से बनारसियों को कुछ अलग ही मोहब्बत है और इसी वजह से आस्था के इन गलियारों के सैकड़ों नुक्कड़ों पर छनती हुई गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से ही सुबह बनारस होती है। और उस सैकड़ों की भीड़ में चाची की ये दुकान कुछ खास है, जहां पहले गाली खानी पड़ती है और कचौड़ी उसके बाद। तो आइए मेरे साथ आप भी लुत्फ लीजिए इस 107 साल पुरानी चाची की दुकान पे रसीली कद्दू और चने की सब्जी के साथ कचौड़ी और जलेबी के नाश्ते का। जय सिया राम। आज फिर मेरी सुबह अंधेरे में ही हुई। मुझे आज इस मुहावरे को बनारसी अंदाज में जीना था। बिल्कुल सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं सर। जहाँ पहले पूजा, फिर पेट पूजा और फिर कोई काम पूजा। आज सुनहरे रेशमी लिबास में सिर्फ एक पुजारी शुरू पड़ रहे थे। कोहरे के धुंधले अंधेरे के बीच मैं रोशनी के नजदीक पहुंचा तो तांबे के गहरे कटोरे में जलते हुए कपूर की लौ में शेषनाग का फन चमक रहा था। और इसी शेषनाग आरती से चारों रुखों में दीप आराधना करते हुए पुजारी जी ने गंगा आरती मुकम्मल की। यहाँ से प्रसाद लेकर पूजा के बाद ये लोग सीधा पेट पूजा की तरफ जाएंगे। 6 बज चुके हैं और चाची की दुकान भी अब सज चुकी होगी। और मेरे ख्याल से ये जगह भी अंकल सुबह 4 बजे खुलती है। 4 बजे खुल जाती है। और इसी कचौड़ी जलेबी के एक और बड़े फनकार बसते हैं ठटेरी बाजार के राम भंडार में, जिनकी तैयारी भी सुबह के वक्त होती है। और कहते हैं बनारस की कचौड़ी जलेबी का सफर इन दोनों के बगैर बिल्कुल अधूरा है। एक का जायका तो हम पहले ही चख चुके हैं और दूसरी से जब तक सैकड़ों की भीड़ हल्की नहीं हो जाती तब तक मैं इस मुस्कुराते हुए मल्लाह के साथ कोहरे की इस दूधिया धुंध में घाटों के इस नायाब मंजर का लुत्फ लेकर आता हूँ। अल्फाज में सही माने में मंजर बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और हमारा नाव वाला बड़ी मुश्किल से 600 रुपए में तैयार हुआ है। बचपन से नाव चला रहे हैं, आपके पिताजी भी यही करते थे। ये पुश्तैनी काम है। नाव आप लोगों की नहीं होती है। जैसे आप लोग घुमाएंगे तो आप इकलौती हमारी कश्ती गंगा के पानी के उलझते शोर के बीच जब गहराई में पहुंची तो आस्था के इस मंजर में मैं डूब सा गया। इन मल्लाहों की जिंदगी भी कितनी मुश्किल होती है, मुझे आज पता चला। 50,000 निषादों का ये तबका गंगा के आंचल से ही आपदाना पैदा करता है, जिसमें से ये 14,000 मांझी जो महीने के 10 से 12,000 रुपए की कमाई से पूरे परिवार का पेट पालते हैं और घंटों सर्दी गर्मी शाम सुबह इन लकड़ी की रंगीन कश्तियों से अपने ख्वाबों को तैरा के रखते हैं। कितने घंटे चला सकते हैं लगातार नाव? 4 घंटे 5 4 घंटे 5 घंटे खींच देंगे। थोड़ा सा मैं चला कर देखूं। मैंने मुश्किल से बस 2 मिनट इस नाव को काबू करने की कोशिश की तो ना तो चाल पकड़ पाया और ना ही सांस काबू में। अब मुझे 600 रुपए भी कम लगने लगे। मैंने जैसे ही अपने मल्लाह से कहा मुझे इन परिंदों को दाना देना, उसने फौरन दरिया के दूसरे किनारे पे एक खुशमिजाज आदमी के सामने नाव ठहरा दी। भाई बड़ी मुश्किल से जो है ये एक पैकेट मिला है 50 रुपए की। डिस्काउंट के तौर पर ये एक दिया है। बड़ी मुश्किल से दिया है। कह रहे हैं फिक्स रेट है, मिलेगा ही नहीं। इन साइबेरियन सीगल्स को सुबह के नाश्ते की पहली दावत मल्लाह ने आओ आओ करके जैसे ही दी, मैंने बेसन के सेव के इन लच्छों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। पहचाने हुए इस जायके की तरफ लपकते हुए सफेद और सुरमई पंखों का चक्र कश्ती पे मंडराने लगा। जबरदस्त है। पूरी ठंड
इन्हें बेसन की ये सेव खिलाने का भी एक दस्तूर सा बन गया, जिसको पूरा करते ही हमने अब वापसी शुरू की। पहला पहर आधा हो चुका था और चाची की कचौड़ियों का इंतजार अब पूरा, और सैकड़ों की भीड़ अब छठ के टुकड़ियों में रह गई होगी। अपने मल्लाह से मैंने गले मिलकर अलविदा लिया और सीधे पहुंच गया लंका के इस इलाके में रविदास गेट पे, जिसके चौराहे की नुक्कड़ पे एक 3 दीवारी चबूतरे के सामने भीड़ एक लाइन से सिर झुकाए खामोश खड़ी थी। खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है यहाँ से, धुआं इतना जबरदस्त उठ रहा है यहाँ पे। बनारस की सुबह वैसे ही इतनी ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादातर जगहें यहाँ पर सुबह सुबह खुल जाती है। लगभग कितने साल पुरानी हो गई है? 107 साल पुरानी। और दुकान के ऊपर लगे ताजनुमा इस होर्डिंग पे मुस्कुराती हुई छन्नी देवी यानी चाची की तस्वीर ही इस दुकान का पता थी। यहाँ काफी लोग गाली सुनने आते थे माता जी का। आपके मनोज सिन्हा जो इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं जी, वो काफी गाली सुनते थे माता जी का। मैं इस 2 फुट ऊंची दुकान के सामने खड़ा हुआ तो सालों से चढ़ी हजारों महीन काली परतों से दीवारों की उम्र पता चल रही थी, जिसपे टीन की सुरमई छत बस रसमन टिकी हुई थी। और चाची की मीठी गालियां फूलों के पीछे लगी इस तस्वीर में चाचा के साथ खामोश थी, वरना एक वक्त था लोगों को चाची की गालियों के बगैर कचौड़ियों में जायका ही नहीं आता था। एक प्लेट 32 रुपए का है, 4 पूरी और सब्जी। जलेबी क्या रेट है? जलेबी 40 रुपए पाव है। और आज 107 साल बाद भी चाची के मसालों का हुनर उनका परिवार ही परोसता है, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार पत्थर के कोयलों पे दहकती हुई कड़ाही के सामने बैठे चाची के पुत्र बड़े अदब से एक पैर दूसरे से ज्यादा बाहर किए, हल्का झुककर कचौड़ियों के गुच्छे पर गुच्छे लगातार खस्ता कर एक के बाद एक परोस ले बेटा। मैं देख रहा हूँ आप सबको बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, भैया, बाबू, बेटा। ये तो माता जी का आशीर्वाद है ना बेटे। बनारस के नाश्ते में कचौड़ियों का चलन कई सदी पुराना है, जिसमें 3 खास किस्में होती हैं। एक छोटी अशरफी नुमा हींग की कचौड़ी, दूसरी हींग और पीठी की गोल कचौड़ियाँ, और तीसरी ये पूड़ी नुमा कचौड़ी, इसमें उड़द की दाल की पीठी भरी होती है। और तीनों को बगैर काले चने और आलू की सब्जी के साथ कहीं नहीं परोसा जाता। लेकिन चाची के यहाँ की सब्जी भी काफी अलग है। इसमें काले चने तो हैं, लेकिन कद्दू के गाढ़ेपन में आलू की बस कुछ गुमनाम गुठलियां, यानी सब्जी यहाँ सीताफल की परोसी जाती है, जिसमें हल्की मिठास होती है। सब्जियाँ आलू कोड़े की बनती है, आलू और कद्दू की। आलू और 12 कद्दू महीना बिना लहसुन प्याज का। जय सिया राम, जय सिया राम। वक्त के साथ ये जगह इतनी पॉपुलर हो गई कि कचौड़ियाँ बेलने की जगह ही नहीं बची। यहाँ से अच्छा आपका किचन सामने है, इसीलिए ये कचौड़ियाँ रोड की दूसरी तरफ एक कोठरी नुमा दुकान से 2 कारीगर लगातार अधपकी पूरियों के गुच्छे परात में सजा के बाहर निकालते, और दुकान के खाली तसले से जैसे ही अदला बदली होती, कैलाश जी इन कचौड़ियों का एक मंडल उठाते और छन्ने पे बिछा के कढ़ाई के खौलते तेल में आहिस्ता तैराते हुए फुलाते। कैसा टेस्ट रहा? टेस्ट तो बहुत पसंद आया है, बहुत ज्यादा पसंद आया। काफी ज्यादा अच्छा है। नहीं कलकत्ता से। We try to compare it with Calcutta, and I feel Calcutta is better. उन्हीं के बगल में परिवार का दूसरा नौजवान पत्तल के दोने में भाप छोड़ती सीताफल और चने की सब्जी लगातार भर रहा था। इसे कैलाश जी 4 कचौड़ियों से भाप लिया कर एक एक प्लेट बड़े अदब से कोहनी को हथेली में रख बगैर रुके थमे परोस रहे थे। यानी कि आप चौथी पीढ़ी हो गए इसका मतलब? चौथी पीढ़ी हम लोग। और दुकान के उल्टे कोने की झांकती हुई भट्टी पे बैठे थे चाची के पोते, जो मुझे लच्छेदार किस्से परोसने के साथ साथ लच्छेदार जलेबियां भी चाशनी से लगातार निकाल रहे थे। चाय भी पीने को मिल गई भाई, जबरदस्त। बातों ही बातों में चाय भी आ गई
जो सिर्फ 3 घूंट में निपट गई। ये मैदानी है, इसको हम लोग अगर गर्मी है तो 1 दिन रखते हैं पकने के लिए, और जाड़ा है तो कम से कम 2 दिन के लिए। खालिस मैदे को गुनगुने पानी में फेंटकर अंधेरी कोठरी में खमीर उठने तक रखा जाता है, जिसे अगले दिन घंटों फेंटने के बाद ये गाढ़ा घोल तैयार होता है, जिसे मैदानी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब सुबह 4 बजे दुकान यहाँ खोलते हैं तो तैयारी कितने बजे शुरू करते हैं? देखिए जलेबी आपका 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, 3:30 बजे घर से निकलते हैं जाड़े में, और गर्मी है तो और जल्दी। कभी कभी तो ये ऐसा रहता है दुकान में ताला खोलते हैं, कस्टमर खड़े रहते हैं, क्या मिलेगा ना, हाँ हाँ मिलेगा। जैसे ही लोग कचौड़ी सब्जी निपटाते, जलेबियां लाजमी हो जाती। हमारे पिताजी इस बार किए हैं और हाँ बहुत पसंद था इनका जो है, और मैं उन्हीं के लिए जलेबी लेने आया हूँ। अच्छा, क्योंकि पंडित जी लोग आत्मा को शांति के लिए जो वही जलेबी ले जा रहे हैं, अभी कचौड़ी और ले गए हैं। भाई ने ग्राहकों को जलेबियां थमाते हुए आखिरी कुछ जलेबियां चाशनी को दिखाते हुए कहा, ये शुगर फ्री जलेबी है। लाइट शुगर वाली है ये। हाँ एकदम, इसको खाइए आप। ये चाशनी वाली है। बहुत जबरदस्त है। जो हमारी 1 प्लेट कर दीजिए। भीड़ का आखिरी पड़ाव अब जोर पे था और भूख ने अपना सब्र अब खो दिया था। कैलाश जी ने 2 कचौड़ी के साथ सब्जी की गरम प्लेट मेरे हाथों में जैसे ही टिकाई, मैंने जगह बदले बगैर पूरी कचौड़ी से गाढ़ी सब्जी उठाते ही बड़ा सा लुकमा काटा। बहुत ही जबरदस्त जायका है। अब तक मैंने जितनी सब्जियां खाई थी उसमें से ये बिल्कुल अलग थी। भीड़, महफिल और जायके से मैंने अलविदा लिया और अब नंबर था काम दूजे का। लेकिन जब सुबह ठंड लगने की वजह से बुखार सा लगा तो रेस्ट करना मैंने जरूरी समझा। अगली सुबह तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, इसलिए यहाँ से चेकआउट करने की तैयारी की, क्योंकि आज हमें पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार दाल मंडी में छुपे हुए स्ट्रीट फूड तलाशने निकलना है। वाराणसी के इस स्टे पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज फीचर करने की सोची हैं, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं जो वाराणसी आते हैं उनको चूज करने में एक आसानी हो। सारा सामान पैक हो गया तो होटल की लॉबी में चाय पीते हुए टोटो का इंतजार कर रहा था। ये एक बुटीक होटल दी बोगनविला है, जहां मैंने 3 रातें गुजारी। कमरे साफ सुथरे थे, लेकिन होटल का अपना किचन नहीं था, सिर्फ एक पैंट्री थी। गो आईबीबो से ये कमरा मुझे ट्विन शेयरिंग पे विद ब्रेकफास्ट 2100 रुपए का पड़ा। थैंक यू। जहाँ से घाटों की दुनिया बस 1 किलोमीटर दूर थी। यहाँ का स्टे तो हुआ खत्म, अब हम चल रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। और अब मुझे उसी इलाके के थोड़ा और नजदीक जाना था। आज की डेस्टिनेशन नंबर 2 और ये है गोस्ट ऑफ हॉस्टल। यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट रूम बुक हमारा किया, check-in? जो हमें काफी सस्ता पड़ा। लेकिन दाखिल होते ही जो चीज सबसे अलग महसूस हो रही थी वो थी यहाँ की वाइब्स और कुछ मिजाज रंगों से झिलमिलाते हुए इस हॉस्टल का साफ सुथरापन। 10 बज चुके थे। हमने अपने कमरे में सारा सामान सेट किया और निकल पड़े दाल मंडी के इस नायाब सफर पे। सही माने में किसी भी इलाके का एक लुक एंड फील जो है उस इलाके के बाजारों से ज्यादा अच्छा आता है। 1200 रुपए किलो खजूर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम जिस जगह से जुड़ा हुआ है वो दाल मंडी का इलाका है। नारियल जो शादी में यूज होता है, हाँ हाँ, तो उसी हिसाब से इसका नाम पड़ा नारियल बाजार। अच्छा तो फिर बनने जा रही है। अच्छा। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इनके हमने पहले भी व्लॉग देखे, वाराणसी के हवाले से भी इनके एक प्रॉपर बहुत ही डिटेल से वीडियो देखी थी, जिसमें बनारसी काम दिखाया था इन्होंने। बनारस का काम कैसे होता है, बनारसी कपड़ा कैसे बनता है और किस तरीके से, मतलब है कि किस किस मशीन पे किस किस तरीके से और कितना महंगा, किस किस क्वालिटी का बनता है और कई सालों से बनता हुआ आ रहा है। एक बड़ी डिटेल से हमने वीडियो देखी थी। अभी तक मेरे ख्याल में ये बनारसी घूम रहे हैं अपने व्लॉग्स में, पता नहीं कब व्लॉग अपलोड हुए थे और आज हम देख रहे हैं।
तो अब इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कचौड़ी की शॉप पे हमें लेके गए, जो कि 100 साल से भी पहले से है। यानी कि एक मेरे ख्याल में खातून हुआ करती होगी, चाची की कचौड़ी, जो मतलब है कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह भी अभी तक वही की वही है, उसमें कोई मतलब कुछ तब्दीलियाँ की होंगी, कुछ थोड़ा सा बेहतर कर दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी तक ये उसी जगह पर ही 100 साल से कचौड़ी, और कचौड़ी भी 2-3 तरह की, फिर उसके साथ साथ फिर जलेबी भी। अच्छा, सदियों नस्ल दर नस्ल जो लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन आ जाती है, उनके काम में बहुत ही ज़्यादा एक माहिर हो जाते हैं उस काम के, और अपने काम को और बेहतर से बेहतर करते हैं। और जायका जो है ना, जायका रहता है। आजकल अक्सर ऐसा देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, किसी भी चीज़ की, उनके हाथ में, उनके एक टेस्ट में वो चीज़ नहीं है जो पुराने दौर से नस्ल दर नस्ल एक बाप है अपने बेटे को सिखाता है। उस बेटा बल्कि ख़ुद ही देखता है शॉप पे जब जाता है, तो बाप किस तरीके से क्या क्या मसाले डाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कितनी ऐड कर रहे हैं, बेटा भी उसी शॉप पे सीख रहा होता है। तो 100% उस माँ का या उस बाप का जो टेस्ट है वो बेटे में आता है, फिर वो अपने बच्चों को सिखा रहा होता है, तो उनके बच्चों के हाथ में वही टेस्ट आता है। तो बहुत बड़ी बात है कि 100 साल पुराना टेस्ट आज तक चलता हुआ आ रहा है, और जब भी इतना फेमस है, इतना रश है। बाकी जिस तरीके से वो खा रहे थे, जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे थे, अच्छा टेस्ट के साथ साथ मोहब्बत, इखलाक, उनका बिहेवियर, उसकी भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि आप किस तरीके से सबसे बाबू करके, और इस इलाके का एक सिस्टम भी है मेरे ख्याल में, एक लैंग्वेज में ये चीज़ शामिल है, बाबू, भैया, बेटा, इस तरीके से करके बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी और भी जगह पर ये लेके गए, और साथ साथ लोगों को नॉलेज भी मिल रही है कि जो कभी भी विज़िट के लिए आए लखनऊ, बनारस में और वाराणसी में, तो कम से कम उन्हें पता चले कि किस तरह से आप कहाँ पे रह सकते हैं, किस तरह के होटल्स हैं, किस तरह की शॉप्स हैं। तो इनका, और साथ साथ इनकी जो वॉइस ओवर चलती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि व्लॉग बनाते हुए अक्सर आप हर बात नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप जब किसी जगह मौजूद होते हो, किसी माहौल में होते हो, तो आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा होता, आप उस चीज़ को इतना फ़ील कर रहे होते हो, तो पब्लिक को शायद इतना नहीं पहुंचा सकते हो। तो ये साथ साथ बीच बीच में से वॉइस ओवर करते रहते हैं बाद में, एडिट के दौरान में। उससे ये होता है कि आप उस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल से बता सकते हो, जो बातें आपसे वहाँ रह गई। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और पुरानी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि कचौड़ी तो ऑलरेडी मुझे फ्राई लग रही थी, उसको मज़ीद दोबारा कैसे फ्राई किया? और फ्राई करने, अच्छा कोई चीज़ ऐसी होती है कि उसको फ्राई करके आप हटा दो, आलू हो गए या कोई भी चीज़ हो या स्पाइसी, तो उसको दोबारा अगर आप ऑयल में डालते हो तो वो फूलती नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्राई हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है। मैं हैरान हूँ, क्या हाथ है, क्या ट्रिक है, क्या कमाल है कि वो फ्राई हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कचौड़ी पहले से फ्राई थी, थोड़ी सी हाफ डन होगी, और उसके बाद दोबारा वो ऑयल में डाल रही हूँ और वो फूल रही हैं। वो देखकर बड़ा मुझे अपने आप में एक मैजिक लग रहा था। दूसरी बात, ये देखकर तो शक्लन अगर हम बात करें तो बहुत इन तो 9.2 दिए, लेकिन मुझसे कोई पूछता तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे देती कचौड़ी को। बहुत ही, एक तो मुझे साइज़ में भी बड़ी लग रही थी, और जिस तरीके से वो फूली हुई थी, जिस तरीके से वो क्रिस्पी लग रही थी, वाकई 10 आउट ऑफ 10 देती मैं, क्योंकि मैं वैसे ही कचौड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दूसरी बात, ये जगहें जो दिखाई हैं, अभी नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाएंगे, मार्केट है बाकायदा पूरी, और इससे पहले भी जो चीज़ें दिखा रहे थे, अपना पूरा सफ़र दिखाया उन्होंने, होटल्स दिखाए, वो मुझे हर जगह अपने आप में बड़ी ख़ास लग रही थी, बड़ी स्पेशल लग रही थी। हर जगह दिल कर रहा था कि पर्सनली जाकर देखा जाए, समझा जाए वाराणसी क्या है, कि वैसे ही जाने का बहुत शौक़ है मुझे बनारस। तो अब मैं जब भी इनके व्लॉग्स देखती हूँ, क्योंकि जैसे कि पहले भी आपने जिक्र किया कि पहले भी हमने एक व्लॉग देखा था जिसमें कपड़े का इनका व्लॉग था, उसमें बनारसी कपड़ों के हवाले से बहुत डिटेल में बात हुई थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, काफ़ी चीज़ें किस टाइप के होते हैं, सब कुछ बताया था। तो अब इस व्लॉग के अंदर प्रॉपरली उन्होंने पूरी के बारे में, कचौड़ी के बारे में बताया, जलेबियों के बारे में बताया। तो अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है कि यार वाराणसी को अब देखा जाए, अब समझा जाए, अब देखा जाए कि कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मशहूर है वाराणसी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं है। हाँ, नाम सुना है बनारस का, वाराणसी का। दूसरी बात ये जिस तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, एक एक बात, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि कभी कभी लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाते और ये कहते हैं नहीं बस ठीक है, कचौड़ी है, ये प्राइस है, ये है, वो है।
32 रुपीज़ में इतनी है। ये टेस्ट था प्रॉपर, एक होता है ना कि आप मतलब अच्छे से सामने वाले को ऐसा रिव्यू दो कि सामने वाले को बस कहे कि यार मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे लेना है, कैसे खाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ब्रीफली बहुत बताते हैं और फिर एक स्टाइल इनका बात करने का, इतनी प्योर खालिस नफीस उर्दू बोलते हैं कि मैं मतलब फ़ैन हूँ इनकी उर्दू की। वो वर्ड्स कभी कभी तो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बोल देते हैं कि मुझे उर्दू काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट सोचती हूँ कि क्या बोला, यानी कि बहुत गाढ़ी उर्दू बोलते हैं। तो ये है कि वाराणसी बहुत ही कल्चर इसका ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट, कहते हैं ना कि अक्सर सुना है कि हिंदू धर्म समझो स्टार्टिंग के जो है वो ये सिटी है। तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी बहुत यहाँ दिख रही है और टेम्पल्स भी यहाँ बहुत हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही चटपटी वीडियो कहेंगे इसे हम। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।